एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी के कृतिका पुस्तक का तीसरा पाठ साना साना हाथ जोड़ी का अध्ययन करेंगे, जिसकी लेखिका हैं मधु काकरिया। और अब तक इस पाठ को 2 भागों में हम पढ़ चुके हैं। अब तक हमने पढ़ा कि लेखिका सिक्किम की राजधानी गंगटोक का अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन करते हुए बताती है कि किस प्रकार उन्होंने पहाड़ी दृश्यों का आनंद लिया और भयानक रास्तों को पार करते हुए वो किस प्रकार अपने गंतव्य तक पहुंचती हैं। तो रास्ते में आने वाली जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं या सामाजिक जीवन है, उन सब का वर्णन लेखिका अपनी कलम से करती हैं। तो ये पढ़ते हैं आगे का पाठ। जब लेखिका का एक फौजी से परिचय होता है और फौजी से पूछती है कि इतनी ठंड में, इतनी कड़कड़ाती ठंड में तुम्हें बहुत तकलीफ़ होती होगी, तुम्हारी देह को तकलीफ़ होती होगी, तो उस फौजी ने हंसकर जवाब दिया कि आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। अर्थात आप सब लोगों की सुरक्षा के लिए आप सुखपूर्वक रह सकें, अपना जीवन व्यतीत कर सकें, इसलिए हम यहाँ पहरेदार के रूप में खड़े हैं। और फिर मिलेंगे कहते हुए उस जितेंद्र ने अपनी जीप चालू कर दी। उस फौजी को कहा कि हम फिर मिलेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी जीप चालू कर दी और थोड़ी देर बाद ही फिर एक फौजी छावनी दिखी जिस पर लिखा था वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। ये सब पढ़कर लेखिका कहती हैं कि मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में वैशाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पोष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। तो उन कड़कड़ाती ठंड में काम करने वाले फौजियों को देखकर, फौजी टुकड़ी को देखकर लेखिका का मन उदास हो गया और अंदर ही अंदर कुछ पिघलने लगा। और वो लेखिका सोचने लगी कि महानगर में रहते हुए कभी यह ध्यान ही नहीं आया, हम ये सोच भी नहीं पाते कि जिन बर्फीले इलाकों में वैशाख के महीने में, अर्थात जो गर्मी का जो महीना होता है, तो गर्मी के वैशाख महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे। यानी कि इन बर्फीले पहाड़ों पर आकर वैशाख के महीने में भी हम इतने ठिठुरने लगे कि हमारा शरीर उस तापमान को सहन नहीं कर सका। परंतु ये हमारे जवान जो वो पोष और माघ, जो शरद ऋतु के महीने हैं, पोष और माघ, जिसमें कि सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो उस पोष और माघ के महीने में भी निरंतर काम करते हैं, जब केवल पेट्रोल को छोड़कर, केवल पेट्रोल नहीं जमता, बाकी सारी चीज़ें जम जाती हैं। तो उस समय में भी, पोष और माघ के महीने में भी ये अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहते हैं। और जिन संकरे, घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए हैं। और लेखिका सोचते हैं कि जिन संकरे और घुमावदार जो रास्ते हैं, खतरनाक रास्ते, उनसे गुजरते वक्त ही हम कांप उठते हैं, हम सिहर जाते हैं डर के मारे। और उन रास्तों को बनाने वालों में से न जाने कितनों ने अपना जीवन खो दिया हो, अपने प्राणों की बलि दे दी हो मियाद के पूर्व। मियाद का अर्थ होता है अंतिम समय, अपनी अवधि। तो अपना उनका जो जीवन काल था उससे पहले ही उन्होंने अपनी जीवन लीला खत्म कर दी हो इन रास्तों को बनाने में। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। तो लेखिका कहते हैं यह यात्रा केवल मेरे लिए यात्रा नहीं बल्कि एक खोज थी। तो खोज कैसी कि वहाँ के सामाजिक जीवन से भी परिचय मिला, लेखिका को परिचित हुई, प्राकृतिक दृश्यों का भी जाना और वहाँ के लोगों के जीवन वृत्त को भी जाना कि किस प्रकार वो अपना जीवन यापन करते हैं, उनके रोजी रोटी का साधन क्या है। और साथ साथ उन्होंने जाना, लेखिका ने जाना कि किस प्रकार फौजी टुकड़ियाँ या फौजी जान हथेली पर रखकर देश सेवा में तत्पर रहते हैं। तो इसलिए लेखिका ने कहा मेरे लिए ये खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। यानी कि बार बार मैं अंदर से हिल रही थी, बार बार मेरा अंदर कुछ जानने के लिए उत्सुक था। बहरहाल ठीक है,
अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर, तो हम फिर युमथांग की ओर चल पड़े। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा आया था, अर्थात जितेन जो था वो ताज़ा का मतलब अभी अभी वो नेपाल से घूमकर आया था, नेपाल होके आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था, ढेरों ढेर प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल। तो युमथांग की घाटियों में प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल जो थे वो उस घाटी को और अधिक आकर्षक बना रहे थे। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। तो फूल ही फूल नजर आएंगे, ऐसा जितेन ने लेखिका को बताया। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, तो लायुंग की बजाय युमथांग में जो रास्ते थे वो चौड़े थे। इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती, पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। तो इन सबको पीछे छोड़ती हुई, घाटियों को, वादियों को, पहाड़ों और बादलों को, इन सबको पीछे छोड़ती हुई, पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हुई, यानी कि रास्ते में जो कबूतर बैठे हुए थे पहाड़ों पर वो उड़ रहे थे हमारी जीप की आवाज़ से, हमारी जीप के चलने के शोर से, ध्वनि से। तो उन सबको उड़ाती हुई, उन कबूतरों को उड़ाती हुई हमारी जीप युमथांग जब पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ़ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा। तो जब हम कटाव गए तो कटाव में हमने हिम शिखर देखे, बर्फ़ ही बर्फ़ देखी, परंतु जब युमथांग वापस लौटे तो हम थोड़े निराश हुए क्योंकि वहाँ हमें वैसी बर्फ़ देखने को नहीं मिली। तो कटाव की बजाय युमथांग हमें थोड़ा नीरस सा लगा, और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। लेखिका कहती हैं कि युमथांग में एक चिप्स बेचती हुई सिक्किमी युवती थी। उससे जब मैंने पूछा कि क्या तुम सिक्किमी हो तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं इंडियन हूँ। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था, स्वतंत्र राजा का राज्य था, तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। अर्थात जब रजवाड़ा था तब वहाँ पर यात्री इतने नहीं जाते थे, दर्शक नहीं जाते थे। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। तो अब जो सिक्किम के लोग हैं वो भारतीय आबो हवा, भारत के वातावरण में इस प्रकार इस कदर घुल मिल गए हैं कि अब वास्तव में जब सोचते हैं कि सिक्किम भारत से अलग क्षेत्र था तो ऐसा लगता ही नहीं, या हमें यकीन ही नहीं होता कि सिक्किम भारत से अलग क्षेत्र था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या? विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था उसकी बात को सुनकर कि ये जो कुत्ते हैं वो केवल चांदनी रात में भौंकते हैं। ये सुनकर मुझे आश्चर्य भी हो रहा था और मुझे उसकी बात पे यकीन भी नहीं हो रहा था। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? इस प्रकार पूर्णिमा के दिन अत्यधिक ज्वार भाटा समुद्र में आता है, तो इसलिए लेखिका कहती हैं क्या समुद्र की तरह है। जिस प्रकार समुद्र का पानी उछाले मारने लगता है, तो उसी प्रकार क्या कुत्तों में भी ऐसी पूर्णिमा की चांदनी काम करती है, जिसके कारण वो चांद की चांदनी में ही भौंकते हैं। खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम की जानकारियाँ देता रहा। रकम अर्थात तरह तरह की बातें बताता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है, पदचिन्ह, पैरों के निशान हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। तो ऐसी वहाँ की कहावत है, लोगों का मान्यता है कि गुरु नानक जब चावल खा रहे थे तो उनकी थाली में से कुछ चावल बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है, और वहीं वास्तव में अब जहाँ चावल की खेती होती है, लोग मानते हैं कि यहाँ गुरु नानक की थाली से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं।
यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। अर्थात जो पूजा स्थल उसने दिखाया, पूजा स्थल की ओर इशारा करके कहा कि ये 1 किलोमीटर का जो दायरा है ये देवी देवताओं का निवास है और यहाँ जो भी गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा, ऐसी मान्यता है। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम। जब लेखिका ने पूछा जितेन से, क्या तुम पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते, तो उसने मना कर दिया, कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं, इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। और यही वास्तविकता है कि जो जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनको मनुष्य विकृत करता जा रहा है, गंदा करता जा रहा है, दूषित करता जा रहा है, जो हमारी बीमारी का कारण बनते हैं, मुख्य कारण है। तो जो पहाड़ी लोग हैं वो क्या करते हैं, पहाड़ियों को, नदियों को, झरनों को, अर्थात जो जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनको देवी और देवता मानकर पूजते हैं। तो लेखक जितेन कहता है कि अगर हम इन्हें गंदा करेंगे, देवी देवताओं को गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है, मैंने कहा। तो मैंने कहा कि तुम पहाड़ी लोग गंदगी नहीं फैलाते, तभी तो गैंगटॉक इतना सुंदर है। गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। तो पहाड़ों का क्षेत्र होने के कारण इसका नाम गंतोक या गैंगटॉक पड़ा। मैं कुछ पूछती कि फिर वह चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, अर्थात वहाँ भी कभी यात्री और दर्शक नहीं आते थे। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रख कर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। तो भारत में जब सिक्किम का विलय हुआ, भारत में मिला, तो उसके कई वर्षों बाद तक भी वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। तो भारतीय आर्मी के कप्तान थे शेखर दत्ता, उनके मन में यह बात आई, उनके जहन में ये विचार आया कि यहाँ टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जाए। आप देखिए अभी भी रास्ते बन रहे हैं। तो रास्ते अभी, चूँकि लेखिका ने जाते हुए भी देखा था कि कश्मीर कुछ पहाड़ी औरतें संकरे रास्तों का निर्माण करने के लिए पत्थरों को तोड़ रही थी। तो लेखिका कहती है, हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन मैं कहती हूँ, जीप आगे बढ़ने लगती है। और मन ही मन लेखिका कहती है कि मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम ही सौंदर्य है, और तभी जीभ आगे बढ़ती है। अर्थात लेखिका का जो यात्रा वृत्तांत था, यात्रा की जो कथा थी, वो समाप्त हुई। और इसी के साथ हमारा पाठ भी समाप्त हुआ। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन वीडियो को आप सुनकर या इस पाठ को पढ़कर आप अच्छे से इसे स्मरण करें। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।